हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। हम इस चैप्टर के जो आंतरिक क्वेश्चन हैं उन्हें हम चैप्टर के बाद लेंगे। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था।
इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यहाँ पर हम एक कटोरी देख पा रहे हैं। ये चित्रित धूसर पात्र है। ये चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये है वो कटोरी जो हमें मिली है। जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के या राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दाईं तरफ कि कौशाम्बी किले की ये दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है।
इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये जो हम चित्र देख पा रहे हैं ये इलाहाबाद का है, कौशाम्बी किले की दीवार। आगे बढ़ते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और आखिरी पॉइंट, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिन्हें कमकार, करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण क मगध। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस मानचित्र में ये रहा मगध, ये सर्किल की जो अंदर है देख पा रहे हैं हम। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है मगध, और ये रही गंगा नदी, और ये रही सोन नदी। तो गंगा नदी और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो आज आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, जो आज बिहार है, थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे।
गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गढ़। गढ़ क्या है? तो गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ क्या है? संघ अर्थात संगठन या सभा। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा, अर्थात 1500 साल। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थीं। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब हम यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं, जैसे राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ और प्रजातंत्र। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले बने, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले ही बने, और सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले का है, पुराना है। सिकंदर का जो आक्रमण हमें कहाँ से पता चलता है, तो दीघ निकाय से पता चलता है, और ये दीघ निकाय जो लिखी गई है ये लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी। गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हो गया था। अब हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? तो उत्तर है, वर्ण व्यवस्था के विरोध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे।
कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे और कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। दूसरा प्रश्न, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। तो उत्तर है, महाजनपदों के राजा तथा ऋग्वेद के राजाओं में निम्नलिखित दो अंतर हैं। महाजनपदों के राजाओं के दो अंतर: राजा महल में रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थीं। राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी। और ऋग्वेद के राजा, राजा महल में नहीं रहते थे और ना ही उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थीं और राजा के पास अपनी कोई सेना भी नहीं होती थी। तीसरा प्रश्न, शिकारी व खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? तो उत्तर है, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को जड़ी बूटियां, हिरण, बाघ जैसे जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि देते होंगे। चौथा है, वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। तो वज्जी संघ तथा महाजनपदों में अंतर निम्न प्रकार है। वज्जी संघ के अंतर हैं, आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किए जाते थे। दूसरा है, पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। और तीसरा, पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी। वहीं अन्य महाजनपद क्या करते थे? राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था, पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था और राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला स्वेच्छा से देते थे। हमने यहाँ पे अन्यत्र पहले ही पाठ्य पुस्तक में पढ़ लिया है और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? तो उत्तर है, एथेंस में जनतंत्र नहीं था क्योंकि औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। और दूसरा, खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? तो उत्तर है, वैशाली के सभागार में राजा मगध की विशाल सेना के विषय में चर्चा कर रहे थे कि मगध के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है और उसका मुकाबला कैसे किया जाए। सभी राजा घबराए हुए थे। अब हम प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से लेते हैं। जो पाठ्य पुस्तक के चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर थे हम उन्हें लेते हैं। आओ याद करें, सही या गलत बताना है। क, अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ, ये सही है। ख, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये गलत है। ग, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। ये भी गलत है। घ, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं। और ड़, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। तो ये सही है। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। दूसरा क्वेश्चन है, शिकारी, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। यहाँ पर हमने जो देखा ये हमने इन्हें भर दिया यहाँ पर। तीसरा, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? यहाँ पर जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि महाजनपद का राजा ये है और फिर यहाँ क्या भरेंगे? तो ये जो ऊपर जितने भी खाली खांचे हैं इनमें व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी, संग्राहक और कृषक आ जाता है। इन सब पर इसका रूल होता था राजा का। तीसरा क्वेश्चन, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो उत्तर है, स्त्रियां नहीं ले सकती थीं। दास तथा कम्मकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चौथा क्वेश्चन है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो उत्तर है, महाजनपद के राजाओं द्वारा किलों के निर्माण करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। और दूसरा, कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? तो उत्तर है, आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे।
छठा, तुम्हारी पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो। क्या वहाँ प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। तो विद्यार्थी स्वयं ही करेंगे कि आपके राज्य के सबसे नज़दीक कौन कौन से जनपद हैं। प्रश्न 7, प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं? आज हम कौन कौन से समूह हैं जो कर देते हैं? बिजनेसमैन देते हैं, व्यापारी, दूसरा शिल्पकार और पशुपालक सब कर देते हैं आज भी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो उत्तर है आज स्त्रियां मतदान दे सकती हैं, दास, कर्मकार, आज इन तीनों समूहों को मतदान का अधिकार है। तो यहाँ पर हमारे सभी पाठ्य पुस्तक के आंतरिक और जो लास्ट के क्वेश्चन थे उनके हमने सब आंसर देख लिए हैं। अब हम चैप्टर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शासक 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए और अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में जो घोड़ा होता था, इस यज्ञ में घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। वर्ण, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाला और यज्ञ करना। क्षत्रिय, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य, कृषक, पशुपालक और व्यापारी। शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा करना। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। कुछ जनपद हैं जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश और एटा। तो दिल्ली मतलब पुराना किला, उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर, एटा अतरंजी खेड़ा, ये नाम हैं इनके पुराने। महाजनपद, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्रायः फसल का उपज का 1/6 हिस्सा कर लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों, सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और आखेटकों, जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और दूसरा परिवर्तन, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण, जो सूक्ष्म निरीक्षण होने लगे।
मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। मगध बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गढ़ या संघ थी। इन गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वे सभी राजा होते थे। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।